तो फिर से एक बार स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल सुनील साइंस क्लासेस पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीक़ा से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी ज़्यादा शानदार बनाने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं केमिस्ट्री का। बाबू, आप लोग को लिए लेकर आ गए हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है और यह आपको 2026 के बोर्ड परीक्षा में 100% देखने को मिलेगा। तो चलिए, ज़्यादा वीडियो को देर नहीं करते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात बताना चाहता हूं दोस्तों, कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि और भी आपके छोटे भाई बहन इस चैनल से जुड़ सके और उनका बिहार बोर्ड 2026 में अच्छा रिजल्ट आ सके। तो चलिए, ज़्यादा वीडियो को देर नहीं करते हैं और वीडियो करते हैं स्टार्ट। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा गया है क्लास 12th केमिस्ट्री VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब लोग जितना आप लोग को हम VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा रहे हैं, अगर वह क्वेश्चन आप लोग याद कर लिए तो आपके बिहार बोर्ड में 100% क्वेश्चन लड़ेगा। अगर बात की जाए 2 नंबरिया प्रश्न की केमिस्ट्री में, तो 2 नंबरिया क्वेश्चन मात्र मैं 50 गो करवाऊंगा और 5 नंबरिया क्वेश्चन की बात की जाए तो 12 गो। अगर इस आप लोग इतना सवाल पढ़ लेते हैं तो आपके बोर्ड परीक्षा में 100% केमिस्ट्री में आपका ज़्यादा मार्क्स आएगा और क्वेश्चन छूटने की गारंटी, छूटने माने छूटेगा नहीं, ना छूटने की गारंटी है। आप बिहार बोर्ड 2026 में तहलका मचा के रख देंगे। तो चलिए, वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और खुद कॉपी कलम लेके लिख लिख के पढ़ना है और यह कॉपी पर आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। तो चलिए, आप लोग यहाँ पर और भी देख सकते हैं कि लिखा गया है बाबू, बिहार बोर्ड का लिखा गया है बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा 2026, यानी कि अब फाइनल परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार वीडियो होने वाला है। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वो लिखा गया है पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार सवाल है और पहला प्रश्न है बाबू, अधिशोषण हमेशा उष्मक्षेपी क्यों होता है? बाबू लोग, आप लोग इस सवाल को 100% याद करके जाइएगा, क्योंकि ऐसे ऐसा सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछने का चांस रहता है और हम आपको आलतू फालतू क्वेश्चन करवाने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपका एक लक्ष्य है और उस लक्ष्य को पूरा करना आपका काम है। आपके माता पिता सोच रहे होंगे कि मेरा बेटा असो बिहार बोर्ड में कुछ अच्छा नंबर लाएगा और पड़ोसियों से ज़्यादा नंबर लाएगा। इसीलिए आप लोग खूब मेहनत कीजिए और खूब अच्छे से इस सवाल को कॉपी पे नोट करके याद करके जाइएगा, क्योंकि इससे सवाल बाहरी नहीं आएगा। लिखा गया अधिशोषण हमेशा उष्मक्षेपी क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर देखिए आप लोग, कितना सरल और आसान भाषा में लिख के लाया गया है। अधिशोषण के दौरान अधिशोषण के दौरान सतह के अवशिष्ट बल घटते हैं। बाबू, क्या लिखना है सबसे पहले? अधिशोषण के दौरान सतह के अवशिष्ट बल घटते हैं। अधिशोषण के दौरान सतह के अवशिष्ट बल घटते हैं, अर्थात सतही ऊर्जा घटती है। जो उसके रूप में निकलती है, अतः अधिशोषण हमेशा उष्मक्षेपी होता है। आपको इतना ही बात लिखना है और जब भी आप लोग उत्तर लिखो तो एक लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 वर्ड लिखिएगा, क्योंकि आपको बिहार बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा पेज लेना है और बिहार बोर्ड में आप लोग अच्छा मार्क्स लाइए, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं तो लाइन टू लाइन सटा सटा के लिखते हैं और वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। मैंने मास्टर देखते ही समझ जाता है कि यह लड़का पढ़ने में तेज़ नहीं। इसीलिए आप लोग राइटिंग बैठा के अच्छे से लिख के आइएगा, क्योंकि बाबू लोग बिहार बोर्ड में आप लोग बलाई टेलने नहीं गए हैं।
क्योंकि बिहार बोर्ड में आप लोग का 1 साल का मेहनत 2 साल की मेहनत लगने वाला है। इसीलिए आप लोग दिल से कॉपी लिखिएगा कि 1 पीस लगना चाहिए कॉपी। और इसे आप लोग फिर से खाली मैं कह दूं, अधिशोषण के दौरान सतह का अवशिष्ट बल घटते हैं, अर्थात सतही ऊर्जा घटती है जो उष्मा के रूप में निकलती है। अतः इन्हीं कारणों से अधिशोषण हमेशा उसमें छेपी होता है। इससे आप लोग कॉपी पे नोट करके याद कर लीजिएगा। 2 वाली सवाल को पढ़िएगा, आपको याद हो जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सरल और सही भाषा में लिखा गया है ये। सेकेंड सवाल है अक्रिस्टलीय ठोस को परिभाषित करें। बहु सवाल है अक्रिस्टलीय ठोस की परिभाषित करें। तो आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपको लिखना है अक्रिस्टलीय ठोस लिखे तीर चिन्ह। क्या लिखना है? अक्रिस्टलीय ठोस लिखे तीर चिन्ह। और तब लिखना है वैसे ठोस जिनका निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है। वैसे ठोस जिनका निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है, अर्थात इनके अवयव कम निश्चित ज्यामितीय क्रम में व्यवस्थित रहता है, यानी कि अवयव कण निश्चित ज्यामितीय क्रम में व्यवस्थित। यहाँ थोड़ा सा कण आप लोग लिखिएगा, निश्चित ज्यामितीय क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, अतः इन्हीं कारणों से यह क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। सबसे पहले आप देखो क्या लिखना है, वैसे ठोस जिनका निश्चित ज्यामितीय आकार नहीं होता है, अर्थात इनके अवयव कण निश्चित ज्यामितीय क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, इसे ही अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। आप लोग इसका उत्तर लिख के आइएगा। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा यह उत्तर है। आप लोग 1 से 2 हाली लिखेंगे नो तो यह आपको उत्तर याद हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है सिलिकॉन कमरे के ताप पर विद्युत रोधी के समान कार्य करता है, लेकिन गर्म करने पर, यहाँ घर लिखा गया वो गर्म होगा, गर्म करने पर यहाँ मिस्टेक हुआ है, लेकिन गर्म करने पर अर्धचालक हो जाता है, क्यों? तो यह आपको बताना है। सिलिकॉन कमरे के ताप पर विद्युत रोधी के समान कार्य करता है, लेकिन गर्म करने पर अर्धचालक हो जाता है, क्यों? तो देखिए इसका उत्तर क्या लिखेंगे, कमरे के ताप पर सिलिकॉन विद्युत रोधी, यहाँ रोटी लिखा गया है लेकिन रोधी होगा, यहाँ सुधारना। कमरे के ताप पर सिलिकॉन विद्युत रोधी के समान कार्य करता है, जबकि गर्म करने पर अर्धचालक हो जाता है, क्योंकि कमरे के ताप पर सिलिकॉन के सभी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में होते हैं, जबकि गर्म करने पर यह इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा में पहुंचकर अधिक स्वतंत्रता से गमन करते हैं। यही कारण है कि सिलिकॉन कमरे के ताप पर विद्युत रोधी के समान कार्य करता है। इसका आप लोग उत्तर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है लवण सेतु, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है। लवण सेतु क्या है, इसके उपयोग लिखें। लवण सेतु वह नली जो यू आकार की होती है, बाबू क्या लिखना है, वह नली जो यू आकार की होती है और अलग अलग विद्युत अवघटकों को जोड़ने का काम करती है, वह लवण सेतु कहलाती है। सबसे पहले देखो क्या करना है आप लोग को, लवण सेतु लिखे तीर चिन्ह करना है, लवण सेतु लिखे तीर चिन्ह करना है, और लिखना है वह नली जो यू आकार की होती है, वह नली जो यू आकार की होती है और अलग अलग विद्युत अपघटनों को जोड़ने का काम करती है, उसे लवण सेतु कहते हैं, लवण सेतु कहते हैं। और इसका उपयोग की बात की जाए बाबू लोग, तो इसका उपयोग आप लोग देख सकते हैं। इस नली की निम्न उपयोग है। सबसे पहले का उपयोग है विद्युत धारा का प्रवाह करना, आप लोग 1 नंबर लिखना, विद्युत धारा का प्रवाह करना। पर दूसरा का हमारा है प्रत्येक अर्ध सेल में आयनों की कमी को पूरा करना। आपको इतना अगर उत्तर लिख के आते हैं नो तो आपका 2 में 2 पक्का हो जाएगा। और अभी तक से आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक और शेयर नहीं करते हैं, और लास्ट में कमेंट भी नहीं करते हैं। आप लोग क्या करते हो कि वीडियो देख लेते हो और अपने छोट भाई बहन के पास शेयर नहीं करते हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि आपकी वजह से किसी का ज़्यादा नंबर आ जाए तो आपका भला होगा। आगे है 5 नंबर सवाल हम लोग का। 5 नंबर सवाल है त्रिज्या अनुपात क्या है, वो बताना है आपको। त्रिज्या अनुपात क्या है, त्रिज्या अनुपात क्या है। किसी आयनिक क्रिस्टल में, सबसे पहले क्या लिखना है, किसी आयनिक क्रिस्टल में धन आयन एवं ऋण आयन, किसी आयनिक क्रिस्टल में धन आयन एवं ऋण आयन के त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है।
सबसे पहले देखो, किसी आयनिक क्रिस्टल में धन आयन एवं ऋण आयन के त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। काफ़ी ज़्यादा आसान है और यह बिहार बोर्ड का चुनिंदा प्रश्न है। अगर यह आपको 10 प्रश्न याद है, यानी कि इस वीडियो में 10 प्रश्न कराऊंगा, अगर यह आपको 10 प्रश्न याद है तो बिहार बोर्ड में आपको इससे 3 से 4 प्रश्न लड़ जाएगा, 3 से 4 प्रश्न लड़ जाएगा। 6 नंबर सवाल है, बिंदु दोष क्या है बाबू, बिंदु दोष बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो बिंदु दोष लिख के तीर चिन्ह करना है और लिखना है वह दोष जो परमाणुओं या आयनों की अनियमित, वह दोष जो परमाणुओं या आयनों की अनियमित व्यवस्था के कारण उत्पन्न होती है वह बिंदु दोष कहलाती है। वह दोष जो परमाणुओं या आयनों की अनियमित व्यवस्था से उत्पन्न होती है उसे बिंदु दोष कहते हैं। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। आगे है सवाल, अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। तो अर्धचालक लिखे तीर चिन्ह करना है और लिखना है का सामान्य ताप पर एक अर्धचालक की विद्युत चालकता सुचालक और कुचालक की चालकता के मध्यवर्ती होती है। सामान्य ताप पर एक अर्धचालक की विद्युत चालकता सुचालक और कुचालक की चालकता के मध्यवर्ती होते हैं, इससे ही अर्धचालक कहा जाता है। यहाँ अर्ध लिखा गया है लेकिन आप लोग अर्ध कर लेना, इसे ही अर्धचालक कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा आसान उत्तर है और इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। इस उत्तर को बाबू लोग देखो, सबसे पहले आप लोग एक हाली अच्छा से लिखना और 2 हाली इसे अच्छा से खाली पढ़ लेना और यह आपका उत्तर क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। आगे हमारा सवाल है डोपिंग क्या है। बाबू हमारा 8 नंबर सवाल है, डोपिंग क्या है। सवाल क्या है, डोपिंग क्या है। तो सबसे पहले देखिए, आप लोग किसी भी प्रश्न को सबसे पहले आप लोग किसी प्रश्न को देखना और क्या है, किसे है, परिभाषा करें। तो उस प्रश्न में आप लोग को तीर चिन्ह मारना है। जैसे यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप लोग लिखना है डोपिंग, क्या लिखना है, डोपिंग, और डोपिंग लिखे तीर चिन्ह, तब जो है उत्तर लिखा गया है ना, तब इसको लिखना है। बुझा। तो डोपिंग क्या है, लिखे तीर चिन्ह, किसी शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल में, वो क्या लिखना है, किसी शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल में बाह्य पदार्थों की अशुद्धि मिश्रित करके उसमें दोष उत्पन्न करने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। यानी कि किसी शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल में बाह्य पदार्थ की अशुद्धि मिश्रित करके उसमें दोष उत्पन्न करने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। बाबू लोग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है और इस सवाल को आप लोग याद कीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड में एक एक नंबर का वैल्यू होता है। आप लोग देखेंगे तो, क्योंकि एक नंबर के चलते कोई टॉपर नहीं बनता है, कोई एक नंबर के चलते सेकंड स्थान प्राप्त कर लेता है, कोई एक नंबर के चलते थर्ड स्थान प्राप्त कर लेता है। आपको हर एक नंबर को लेकर चलना है, नंबर कतों से नहीं कटना चाहिए। इसीलिए इस चैनल पे प्रत्येक विषय का तैयारी करवाया जाएगा। अभी भी चैनल को मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, अभी भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। आप लोगों को यह प्रश्न याद हो गया होगा, किसी शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल में बाह्य पदार्थों की अशुद्धि मिश्रित करके उसमें दोष उत्पन्न करने की प्रक्रिया डोपिंग कहलाती है। तो चलिए वीडियो को और भी आगे बढ़ाते हैं। आगे है सवाल, अशुद्धि दोष क्या है बाबू। अशुद्धि दोष से आपको देखिए ज़्यादा सवाल पूछेगा। षटकी दोष हो गया, फ्रेंकल दोष हो गया, बिंदु दोष हो गया, मैंने ये कुछ सवाल आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, ये कुल याद करते चलिएगा। अशुद्धि दोष सबसे पहले बाबू लेके तीर चिन्ह कर देना है। सबसे पहले क्या लिखना है, अशुद्धि दोष, अशुद्धि दोष लेके तीर चिन्ह करना है और लिखना है जब किसी क्रिस्टल में, बाबू क्या लिखना है, जब किसी क्रिस्टल में बाह्य पदार्थों को अशुद्धि मिश्रित करने पर, जब किसी क्रिस्टल में बाह्य पदार्थों का अशुद्धि मिश्रित करने पर उसमें दोष उत्पन्न करने की, यहाँ देखो औषधि लिखा गया है, यानी कि दोष उत्पन्न करने की प्रक्रिया को अशुद्धि दोष कहते हैं। जब किसी क्रिस्टल में बाह्य पदार्थों की अशुद्धि मिश्रित करने पर उसमें दोष उत्पन्न करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अशुद्धि दोष कहते हैं। इसे आप लोग सुधारिएगा, अशुद्धि कीजिएगा, इससे आप लोग क्या कीजिएगा, अशुद्धि। जब किसी शुद्ध पदार्थ के क्रिस्टल में बाह्य पदार्थों को अशुद्धि मिक्स करने पर उसमें दोष करने की प्रक्रिया अशुद्धि दोष कहलाती है। इसका आप लोग आंसर याद कर लीजिएगा।
नेक्स्ट सवाल है, आज का अंतिम सवाल है। ऐसे ही हम लोग रोज 10-10 प्रश्न देखेंगे, रोज 10-10 प्रश्न, और हम लोग का टारगेट है अगर 2 नंबर, अगर 2 अंक की बात की जाए सवाल तो 50 गो, अगर 5 अंक की सवाल बात की जाए तो 12 गो। अगर आप लोग इतना सवाल याद करते हैं तो आपका सवाल छूटने का चांस नहीं रहता है। तो आप लोग एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, कोई कोई बच्चा जो होगा, कोई कोई जो बच्चा होगा वह खाली चैप्टर रट रहा होगा, चैप्टर रट रहा होगा। मान लीजिए कोई 1 चैप्टर रटा, 2 चैप्टर रटा, 3 चैप्टर रटा, ऐसे ही कितना चैप्टर रटेगा। मान लीजिए अगर कोई बच्चा रट रहा है तो वह गलती कर रहा है। आप लोग चैप्टर से कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न को सिलेक्ट कीजिए, और नहीं सिलेक्ट हो रहा है तो इस चैनल पे अच्छे अच्छे प्रश्न करवाया जा रहा है। केवल इसी चैनल पे के वीडियो को आप लोग देखो और अच्छा नंबर लाइए, और इसी अच्छे अच्छे वीडियो के साथ अच्छा मैंने वीडियो लाया जाएगा, माने कि एको प्रश्न जो होगा वो फालतू नहीं रहेगा, यानी कि बकवास नहीं रहेगा। आपके साथ टाइम पास बिल्कुल नहीं किया जाएगा, बुझाया ना। अगला सवाल है हम लोग का 10 नंबर कि आंतर अर्धचालक क्या है। वो बताना है आपको, आंतर अर्धचालक क्या है। देख कितना आसान भाषा है, लेकिन बिहार बोर्ड इसे बार बार पूछता है। वह अर्धचालक पदार्थ जो विद्युत रोधी को गर्म करने पर प्राप्त होता है। वह अर्धचालक पदार्थ जो विद्युत रोधी को गर्म करने पर प्राप्त होता है आंतर अर्धचालक कहलाता है। ये छोट बच्चों भी याद कर लेगा कि आंतर अर्धचालक क्या है। तो वह अर्धचालक पदार्थ जो विद्युत रोधी को गर्म करने पर प्राप्त होता है उसे आंतर अर्धचालक कहते हैं। वह अर्धचालक पदार्थ जो विद्युत रोधी को गर्म करने पर प्राप्त होता है उसे अंतर अर्धचालक कहते हैं। तो आप लोग बताओ कमेंट में कि वीडियो कैसा लगा, और रोज आपको हर एक टॉपिक पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, माने कि चुनिंदा प्रश्न आपके लिए लिया जाएगा। अगर वीडियो की बात की जाए तो हम लोग वीडियो की बात की जाए तो वीडियो का टाइमिंग रहेगा, टाइम रहेगा इसका 4 बजे, यानी कि 4 बजे शाम को आप लोग रोज मेरे चैनल पे वीडियो सेक्शन में लाइव जुड़ के पढ़िएगा। और यह भी बताइएगा कि आपको किस टॉपिक का और भी वीडियो चाहिए, उस टॉपिक का सॉल्यूशन किया जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय, मिलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।